अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़रवरी का अख्ताम गोया के तालीमी साल या एकेडमिक ईयर के एंडिंग का ऐलान करता है और इसके फ़ौरी बाद जो सीज़न आता है वो इम्तिहानात का सीज़न है। इम्तिहानात के अय्याम में बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर महसूस करते हैं, लिहाजा उनके टेंस को महसूस करते हुए उनकी कुछ रहनुमाई के लिए आज हम एक नए मेहमान के साथ जनाब सैयद अनवरुल्लाह साहब के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जनाब सैयद अनवरुल्लाह साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखता चलूँ कि जनाब सैयद अनवरुल्लाह साहब गुज़िश्ता 20 साल से तालीमी मैदान के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इंग्लिश लेक्चरर की हैसियत से 5 साल कॉलेज के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद फिर एज ए प्रिंसिपल के हाई स्कूल प्रिंसिपल की हैसियत से भी आप गुज़िश्ता 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम दे रहे हैं। मैं ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी आपका शागिर्द रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आपसे इंग्लिश सीखी है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ एबी न्यूज़ के अंदर और उसके साथ साथ एबी न्यूज़ के तवज्जुह से आपके ज़रिए से बच्चों तक कुछ टिप्स या कुछ अहम नुकात इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें के उन्वान से मैं चाहता हूं कि आप कुछ टिप्स बच्चों के सामने रखें ताकि 10th क्लास के बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं कि 21 मार्च से 10th के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं और उससे कबल 5 मार्च से इंटरमीडिएट के बच्चों के भी जो है ना इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं और ये मौसम या ये सीज़न बच्चों के लिए निहायत ही अहम होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने तजुर्बे को नज़र में रखते हुए बच्चों के लिए कुछ अहम नुकात सामने पेश करें। आप इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टिप्स आप हमारे नाजरीन के ज़रिए से पेश करें। राइट, शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू डियर व्यूअर्स। इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल 20 साल के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शेयर करूंगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टिप मैं देने वाला हूं कि बिस्मिल्लाह, हमेशा पॉजिटिव रखिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डोंट कंपेयर विद अदर्स। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई जनरली हम सोचते हैं कि अगर नहीं हो तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हो तो क्या होगा, इसलिए वैसा मत सोचिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई अपने आप को जो है आफ्टर पॉजिटिवनेस दूसरा पी का लफ्ज़ आ जाएगा कि वो जो है पेशेंस। आज के दौर में देखा गया है सर कि लोग जो है बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं, बेसब्री से जल्दी जो है डाउन हो जाते हैं, यानी जो है डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वैसे बिल्कुल ना रखें, हमेशा जो है अपने आप को जो है पॉजिटिव रखते हुए पेशेंस रखें। पेशेंस से बहुत अच्छे काम इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएंगे। जनाब अनवर साहब से एक और सवाल मैं एबी न्यूज़ के तवज्जुह से तमाम तलबा की गाइडेंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर साल जो है देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए से जो है ना परीक्षा पे चर्चा के उन्वान पे बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है तलबा की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए। लेकिन लास्ट ईयर मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि एक तालिब इल्म में एक स्टूडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा था कि इम्तिहान के अंदर पहले कौन से सवालात हल किए जाए, आसान या मुश्किल। तो उस वक्त जो है ना प्राइम मिनिस्टर का जवाब सुन के मैं तो दंग रह चुका था, लेकिन मैं आपका ओपिनियन मालूम करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा कि सबसे पहले इम्तिहान के अंदर मुश्किल सवालात को हल किया जाए, उसके बाद आसान सवाल जो है वो खुद ब खुद और आसान हो जाएंगे। तो इस ताल्लुक से जो है ना आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे, क्या सजेशन या एडवाइस देंगे कि पहले कौन से सवालात को हल किया जाए और फिर कौन से टाइम पे जो है ना पढ़ने से बच्चों को ज़्यादा ग्रास्पिंग कैपेसिटी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकते हैं? थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। जनरली लोग क्या कहते हैं कि भाई टफ क्वेश्चंस जो है पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे पहले ही वो पेपर कैसा ही पढ़ेगा, 3 घंटे में उसको 1 साल का जो है टोटल इसको रिकॉल करना पड़ेगा, जो एकदम जो है डिसअपॉइंट हो जाएगा। इसलिए पहला काम जो है हमेशा इजी स्टेप्स पे लेना चाहिए। जैसे हम भी देखते हैं भाई यहाँ से लेकर हैदराबाद जा रहे हैं, एक ही स्पीड पे आप नहीं जा सकते, उसको बीच में ब्रेक देते हुए यहाँ से आप रुक जाएंगे, सीधी पेट वहाँ से कहीं और रुकते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से बच्चे को भी जो पहला पेपर पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आप पहले क्या करें, ईजी क्वेश्चन जो आपको आते, इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए और पहले जो आंसर्स आपको आते हैं उसको पेंसिल से आप टिक करते हुए जाए। इंशाल्लाह उससे आपको ज़रूर फायदा होगा। अब जो आपकी एटीट्यूड, आपका जो माइंड सेट भी हो जाएगा, वो एकदम आपको पॉजिटिव बताते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात से मैं कहना चाहूँगा कि अब पहला क्वेश्चन, पहला बिट जो भी है, इजी क्वेश्चन से आप आते हुए जाए। दूसरी बात, आपने और बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर पहले कौन सा टाइम बेहतर होता है। अक्सर लोग यही पूछते हैं सर कौन से टाइम पे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। देखिए प्यारे व्यूअर्स, अब जो भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं एग्जाम, जो अपियर हो रहे हैं, स्पेशली 10th और इंटरमीडिएट में लगभग मेरे पास जो डेटा है 11 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं इंटरमीडिएट के, और 10th क्लास का डेटा मेरे पास है 5.5 लाख लगभग लिख रहे हैं एग्जाम्स। तो मेरा मानना ऐसा है, जो एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग।
फॉर रीडिंग, जैसे तेलुगु पोएम्स है, इंग्लिश में ग्रामर है, टेंसेस है, जो भी आपका टॉपिक हो गया, मॉर्निंग के टाइम पे आप याद कीजिए। हाँ, रात के टाइम पे आफ्टर 7 PM या 8 PM राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, इससे इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि अनवर साहब, एक और सवाल के जैसा बहुत से बच्चे जी इम्तिहान लिखने के बाद जी या फिर इम्तिहान के दौरान, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना प्रीफरल एग्जाम से गुजर रहे हैं, तो बहुत से बच्चों की शिकायत है कि वी आर अनेबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज द टाइम वाज नॉट सफिशिएंट। Yes. तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड हाउ कैन वी अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस टू गेट 100% मार्क्स? यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। जनरली क्वेश्चंस का ये होता है कि जनरल एक कोड बच्चे जो होते हैं, टॉप मेरिट बच्चे सवाल पूछते हैं सर। इसके लिए फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट बिट जो होता है जनरली लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं 4 मार्क्स के लिए आते हैं, 8 मार्क्स के लिए आते हैं, उसके लिए हम क्या करें कि पहले से जो है घर में जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस करके आए, अब ऑलरेडी आ गए, इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों का रिविजन इज इंपॉर्टेंट। आप कितना पढ़े कितना कर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप घर में भी जो है रिवीजन कर लें। भाई लॉन्ग आंसर है, आउट ऑफ लॉन्ग आंसर 4 और 5 करना रहता है उसको, 4 और 5 में से जो है इंशाल्लाह 4 करेंगे तो उसको जो है टाइम आप घर में देख लें, घर में प्रैक्टिस करके आते हैं कि लगभग 5 मिनट्स में एक आंसर, इस तरह से तरतीब बना ले, प्लान बना ले ऑलरेडी कि भाई आई कैन राइट दिस आंसर इन 4 to 5 मिनट्स। इस हिसाब से 5 क्वेश्चन भी आप ले लेंगे, 5 5 is 25 मार्क्स यू कैन गेट इट, 5 लॉन्ग आंसर्स, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स। सेकंड सवाल आपने सवाल पूछा कि भाई अक्सर ये बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं वो कभी शॉर्ट में नहीं आते सर, कभी लॉन्ग में आते, कभी लॉन्ग के जो है शॉर्ट में आते। देखिए डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भाई छोटा सा एक क्वेश्चन आ गया, वो आउट ऑफ एक्चुअली 4 मार्क्स का था, लेकिन वो 2 मार्क्स में पूछा, तो उसका भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता, 2 का मार्क 4 में पूछता, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू हैव टू राइट द आंसर। अब एग्जाम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चे ने एक एडिशनल ले लिया, लॉन्ग लिखते चले गया, ये सोच के कि भाई मैं 2 मार्क्स का था लेकिन मार्क्स मुझे एग्जामिनर ज्यादा देगा, बिल्कुल गलत बात है। ही विल चेक द मार्क्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली यू हैव टू राइट। अब रही बात ऐसे क्वेश्चन की जो लॉन्ग मिनिमम इंग्लिश में जैसा होता है सर 10 मार्क्स का होता है, डिस्कोर्स कहते हैं हम उसको। डिस्कोर्सेस के लिए सर मिनिमम 2 पेजेस A4 साइज जो पेपर दिया जाता है उसमें 2 साइज A4 एक साइड या B साइड, वी हैव टू राइट मिनिमम 2 पेजेस, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट 10 मार्क्स सर। अब रही बात शॉर्ट डिस्कोर्स, उसको मिनिमम 1 पेज पे लिखना चाहिए। और एक टिक मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप डिस्कोर्स, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी डिस्कोर्स आप लिखेंगे इंग्लिश होंगे, फ्रेश पेज पे स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर बिट नंबर जरूर डालिए, इससे आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, और एक चीज़ हमारे अनवर सर, चूंकि टाइम मैनेजमेंट की बात चल रही थी, तो मेरा जो कंसर्न है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरी तरह बहुत से ऐसे पेरेंट हैं या फिर ऐसे टीचर्स हैं जिनके जहन में भी शायद ये बात आई थी होगी, लेकिन किसी ज़रिए से तालीमी क्या कहना चाहिए एजुकेशन बोर्ड तक या तालीमी बोर्ड तक ये बात शायद ना पहुंची हो, जिसकी वजह से जो है ना इस तरफ शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैं ये समझता हूँ क्योंकि आजकल चूँकि डिजिटल इंडिया है और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बहुतात है हर जगह पे, लिहाजा इम्तिहानात के अंदर माल प्रैक्टिस से बचने के लिए किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलो नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि इम्तिहान के अंदर जैसा इंस्ट्रक्शन में जो दिया गया, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिजिटल रिस्ट वॉच अगर है तो उसको अलो नहीं किया जाए, लेकिन इम्तिहान के अंदर इन्विजिलेटर्स वगैरह ये कर रहे हैं कि हर किस्म की कोई भी वॉच नहीं दो, उसको जो है ना वो लोग अलो नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप हमको रिस्ट वॉच ले जाने से अलो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम स्कूल मैनेजमेंट की या फिर कंप्लीट एजुकेशनल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं सेंटर है एग्जाम का, जिस किसी पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जब सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर हर रूम के अंदर जो है ना वॉल क्लॉक होना चाहिए। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इम्तिहान के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर कुछ है तो टाइम मैनेजमेंट है, और बच्चे को जो है ना घड़ी लाने से मना किया गया और स्कूल के अंदर भी कोई घड़ी वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में बच्चा टाइम मैनेज कैसे कर पाएगा? इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, प्रेजेंटली देखा गया तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दे आर नॉट अलाउइंग द वॉचेस, आई टोटली एग्री, बट जनरली प्रेजेंट सिनेरियो में जो है इन्विजिलेटर सर से टाइम पूछ, एक्सक्यूज मी सर व्हाट इज द टाइम, हाउ मच टाइम लेफ्ट, ये चल रहा प्रेजेंटली। लेकिन आप जो बात कहें कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बोर्ड जो भी है यहाँ पर वो हायर ऑफिशियल्स को लेकर चले गए कि बात अच्छी है, आपने कही है कि भाई हर क्लासरूम में, सर का मतलब हर क्लासरूम में एक वॉच मैनुअली अटैच किए गए तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा फायदा रहता। ये बात जो है हायर ऑफिशियल्स की बात गवर्नमेंट सोच सकती है इसके बारे में। अच्छा है आपका जो है ओपिनियन है सर, अच्छा है। ओके, बहुत से लोगों का मानना ये है, बल्कि देखा भी जा रहा कि स्कूल के अंदर 2 किस्म के तलबा हैं, 2 किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक फास्ट लर्नर्स है और दूसरे जो है डल है। लेकिन डल लर्नर्स के लिए जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना किया गया, बल्कि उनको नॉट सो फास्ट लर्नर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो मेरा सवाल नॉट सो फास्ट लर्नर से रिलेटेड है, क्योंकि जो बच्चा अच्छा है, पढ़ने के अंदर इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द नॉट सो फास्ट लर्नर्स, हाउ दे कैन अचीव एटलीस्ट द पासिंग मार्क्स? इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे ऐसे बच्चों के लिए आप?
हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा सर आपने। ज़्यादातर यही सवाल लोग पूछते हैं मुझसे, सर कम टाइम बहुत कम है सर, क्या करना चाहिए? सर उसके लिए लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर सर हम देखेंगे, मिनिमम अब 5 साल, मिनिमम 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर जो सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं उस पर बार-बार देखते जाएँ कि डेफिनेटली आउट ऑफ 2 ईयर्स एक क्वेश्चन उसमें रिपीट होते जाएगा। सो मेरा मानना ऐसा है सर कि आप लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर जो एग्जाम्पल 2025 चल रहा, 24, 23 लास्ट ईयर के 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स आप जरूर देखें, उसमें इंशाल्लाह जरूर अब जो है फर्स्ट लो लर्नर्स के लिए बिल्कुल रिजल्ट उनका अच्छा आ जाएगा। ये मेरा हम कह सकते हैं सर। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के मुताबिक जी आप उन बच्चों को क्या मशवरा देंगे, फिर उनके पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अदर देन स्कूल और ट्यूशन पे भेजते हैं? जी। क्या ये मुनासिब है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि उन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जा रहा? क्या ये एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या ये ज़रूरी है आपकी नज़र में, होम ट्यूशंस? देखिए सर, जनरली होम ट्यूशंस मैं तो इसके अगेंस्ट में हूँ, नॉट नेसेसरी। बच्चों को आजकल देखा गया है कि सर उनका बचपना छीन लिया जाता है, प्ले वे मेथड जहाँ होता है उसको जो है लिया जाता है, उनका कम कर दिया जा रहा है, इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। ट्यूशंस हाँ अलबत्ता किसी रहनुमाई आजकल हम यूज़ करते हैं, मेंटर MENT और मेंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जाके थोड़ी देर के लिए कोई डिस्कशन करें, कुछ डाउट्स क्लियर करने का सेशन रहे तो बेहतर होगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उससे थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं सर मुझे। एक और चीज़ मेरी सुनने में, क्योंकि हम भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, चुनांचे मैंने ये सुना है कि अभी वेरी सून इन फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में ये जो स्टेट बोर्ड की जो पॉलिसी है इसको पूरी तरीके से कंडम किया जा रहा है और पूरी तरह हर जगह पे जो है ना CBSE के जो है ना स्ट्रीम को जो है इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट का ऐसा कुछ प्लान? हाँ, ये बहुत साल से चल रहा है सर, ये नेशनल CBSE जो पैटर्न चल रहा है CBSE का, उनका बहुत ही स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव द थ्रू आउट द इंडिया, जैसे वन इलेक्शन वन कंट्री चल रहा, वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह से थ्रू आउट लाने का गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग। लेकिन अभी तक तो इसके बारे में तेलंगाना गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं लिया। लेकिन जहाँ तक बच्चे को लिए है सर, स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ट सिलेबस, SSC सिलेबस जो कहा जाता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कंपेयरिंग टू CBSE। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जैसा रिसेंटली जिस वक्त हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उसके फौरी बाद जो उन्होंने एक छोटी सी तब्दीली लाकर ये FA रिकॉर्ड्स का वगैरह का जो सिस्टम था इसको उन्होंने बिल्कुल तरीके से बर्खास्त कर दिया था। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये FA रिकॉर्ड का सिस्टम जो निकाल दिया गया, क्या ये सही डिसीजन है या FA रिकॉर्ड का जो पुराना सिस्टम था इसी को जो है ना अगर कंटिन्यू किया जाता तो कुछ बेहतर होता? नहीं सर, ये रेवंत रेड्डी साहब जो डिसीजन लिए अच्छा लिए, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में क्या हो रहा था सर, बच्चों का टाइम जो था कटिंग एंड पेस्टिंग, ज्यादातर बच्चे जाते थे पिक्चर को जिरास कराना, कलर जिरास कराना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, नोट मेमोरी कटिंग करना था, लाके बुक में पेश करना था विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इससे जो है बहुत बच्चों का टाइम भी खराब हो गया सर, टाइम भी वेस्ट हो गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो लोग कॉपी करने। ये तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, दैट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज अ गुड एक्टिविटी सर। अब जो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब अनवर साहब जैसे तजुर्बेकार असातिज़ा के साथ आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे आपके तजुर्बात को जो है ना, आपके एक्सपीरियंसेस को जो है आप अपने शागिर्दों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज के पेरेंट के सामने सब में बड़ा मसला डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आज जो मोबाइल का जो दौर है, इस मोबाइल के दौर के अंदर हालांकि कल सुबह में बच्चों को इम्तिहान लिखना है, उसके बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इस सिलसिले में आप क्या सजेशन पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि वो अपने कॉन्सेंट्रेट को डिस्ट्रैक्ट किए बगैर अपने काम के ऊपर फोकस कर सकें? यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। जनरली सबका घर की घरेलू कहानी यही चल रही है कि आजकल बच्चा पढ़ रहा नहीं, मोबाइल फोन्स देख रहा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप एक सोचिए क्वेश्चन, कुछ टाइम बीइंग के लिए, जब तक आप एग्जाम्स नहीं होते डियर स्टूडेंट्स, आप उसको जो है रोक दीजिए, पोस्टपोन कीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम जो आदत आपकी चल रही है उसको स्टॉप कीजिए, सडनली में स्टॉप कीजिए। कुछ टाइम बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि भाई मॉर्निंग जो है ये टाइम पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, स्कूल को आने के बाद ये टाइम बना दूंगा। आप पहले काम ये कीजिए कि उसको टाइम बना लेते हुए फ़ोन का कम इस्तेमाल कीजिए सर। एकदम तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता ही रहता, लेकिन उसको जो है स्टॉप करके, जैसे कि आप इससे पहले 2 घंटे देखते थे, आप उसको 1 आवर कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि अब एग्जाम्स के लिए सर हार्डली 3 वीक्स है, 3 हफ्ते के लिए आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कोटेशन बहुत ही आप याद रखिए, जहन में याद रखिए कि जो है आज जल्दी यस क्या है कि देरी से बनो लेकिन बनो कुछ जरूर, देरी से बनो लेकिन बनो कुछ जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात जहन में रखिए, फ्यूचर जो आपका होने वाला है, 10th जो है मेन पिलर है होता है आपका, इसलिए कोटेशन याद रखते हुए कुछ ना कुछ अपना पर्सनल जो टाइम है आपका सैक्रिफाइस कीजिए और अपना माँ बाप का नाम, स्कूल का नाम रोशन कीजिए और आपका मुकाम कुछ समाज में बनाइए। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, हम बड़े मशकूर हैं जनाब सैयद अनवरुल्लाह साहब के, कि जिन्होंने हमारे बुलाने पर लब्बैक कहा और AB न्यूज़ के तवज्जुह से
तलबा की रहनुमाई के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुए। मैं आपको बताते चलूँ कि जनाब सैयद अनवरुल्लाह साहब मेंटोर की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत जो टेट और DSC की जो कोचिंग दी गई थी उसके अंदर भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह गिरा क़दर खिदमत रहे हैं। हम आपके मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसके बाद फिर जब कभी हमारी मुलाकात होगी, हम जिस वक्त आपको बुलाएंगे आप ज़रूर हमारी तलबा की रहनुमाई के लिए हाजिर रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू।